इसके बाद हम चलते हैं थर्ड स्टेप टुवर्ड्स दी सोल्यूशन। तो वाइन लॉ आपने पढ़ा भाई 1893 में जो विल्हेम वाइन थे उन्होंने ये नियम दिया था, और उसने फिर हमको ये बता दिया कि लैम्डा मैक्स क्यों घटता है विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, और उसने हमको ये बता दिया स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ भाई क्यों वैलिड है, मतलब उसको भाई वेरीफाई कर दिया, ठीक है। और सबसे अच्छी बात क्या थी वाइन डिस्प्लेसमेंट लॉ की, उन्होंने ये तरीका बताया कि अगर आप किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ब्लैक बॉडी रेडिएशन का आपको स्पेक्ट्रम पता है, तो आप किसी दूसरे टेम्परेचर पर उस ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रम मालूम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वहाँ पर ये कंडीशन अभी भी रहती है कि आपको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रम मालूम होना ज़रूरी है, तभी आप किसी दूसरे टेम्परेचर पर ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रम मालूम कर सकते हो, अदरवाइज आप मालूम नहीं कर सकते। वाइन ये चाहते थे कि वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, ब्लैक बॉडी का जो थर्मल स्पेक्ट्रम है वो प्रिडिक्ट कर सकें बिना किसी एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रम को रिकॉर्ड किए, यानी सब कुछ थ्योरेटिकली। यानी कि उनसे पूछे ना कि 5000 केल्विन पे भाई ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रम कैसा होएगा, तो वो ये नहीं कहेंगे, तो उनको ये ना बोलना पड़े कि भाई आप मुझे किसी दूसरे टेम्परेचर पर ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रम दे दें एक बारी एक्सपेरिमेंटल, मैं उसको यूज़ करके उसके एक्स एक्सिस को भाई क्या बोलते हैं जो T1/T2 है उससे मल्टीप्लाई करके, और वाई एक्सिस को T2/T1 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करके, और मैं आपको नया स्पेक्ट्रम दे दूंगा 5000 केल्विन, ऐसा नहीं होगा। तो वो चाहते हैं कि भाई मैं इसको बिल्कुल बिना किसी एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रम की हेल्प से निकाल सकूं, ठीक है। आप ये बताएं भाई, ठीक है, वाइन डिस्प्लेसमेंट लॉ में क्या चीज़ नोन थी बताओ। C1 तो भाई कॉन्स्टेंट मालूम है, लैम्डा 5 लैम्डा हमको पता वेवलेंथ भाई, F यहाँ पर अननोन है। तो स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी की टर्म में क्या होता है, इन दोनों साइड्स को भाई डी लैम्डा से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि एरिया के लिए होता है, तो भाई डेंसिटी के लिए आपको वॉल्यूम चाहिए, तो आपको भाई डी लैम्डा से मल्टीप्लाई, मैंने तो ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा, और भाई इस साइड भी डी लैम्डा से मल्टीप्लाई, तो आपके पास क्या आ गई एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। और जब इसको कंपेयर किया तो ये तो क्या है भाई वाइन का डिस्प्लेसमेंट लॉ, और ये वाइन डिस्प्लेसमेंट लॉ को भाई मैंने 1800 मतलब हम बात कर रहे हैं 1896 में विल्हेम वाइन ने ही फिर एक और नियम दिया था भाई, इसको बोलते हैं सिंपली वाइन्स रेडिएशन लॉ। वो वाइन डिस्प्लेसमेंट लॉ था, ये वाइन्स रेडिएशन लॉ है, ठीक है। तो आप ये देखें भाई आपको यहाँ पर तो F अभी भी क्या है अननोन, कोई बात नहीं। अब आपने भैया आपकी छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा एक होता था मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज, तो उन्होंने जो वाइन डिस्प्लेसमेंट लॉ था एनर्जी स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी की टर्म्स में, ठीक है, इसको उन्होंने कंपेयर किया। MSV पावर को आपने भाई मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली, कि MSV पावर को आपने मल्टीप्लाई कर दिया डी लैम्डा से बोथ साइड, तो आपके पास स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी, इन्होंने इसको कंपेयर किया किससे, मैक्सवेल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से, और ये पाया कि जो F है ये इसके बराबर बनता है कंपैरिजन से। ये फिलहाल आपको भाई इसके इसको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन F की वैल्यू उनको भाई क्या मालूम हुई कि E शुड बी -C2/λT। C2 यहाँ पर कोई कांस्टेंट है, और देखो C1, क्योंकि पहले मैंने भाई कांस्टेंट मैंने C बोला था, लेकिन यहाँ पर अब दो कांस्टेंट हो जाएंगे, तो मैंने इसको C1 बोल दिया, ठीक है। तो इक्वेशन 8 से भाई जो F की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, ठीक है, तो आपके पास आ गया ये वाला एक्सप्रेशन। तो ये आपके पास भाई स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी की टर्म में है, और आप बताओ MSV पावर की टर्म में क्या आ जाएगा, ये डी लैम्डा आपने हटा दिया, तो बताओ क्या है हमारे पास, तो C1/λ5 1/e⁴ ये है भाई टिपिकल फॉर्म ऑफ वाइन रेडिएशन लॉ। अब ये लॉ काम कैसे कर, यानी कि अब देखो इसके अंदर आपको कुछ नहीं चाहिए भाई, इसके अंदर आपको टेम्परेचर जो आप पूछे कि 5000 केल्विन पे आप क्या बताओ भाई, 5000 केल्विन पे आप वेवलेंथ्स के साथ MSV पावर का पैटर्न बताओ, तो आप यहाँ पर क्या भर दोगे 5000 केल्विन, और उसके बाद आप भाई जो वेवलेंथ आप क्या बोलते हैं 1000 नैनोमीटर से लेके और भाई 20 नैनोमीटर तक, आप भाई 10 नैनोमीटर तक आप वेवलेंथ इसमें पुट करते जाओगे, C1 C2 की वैल्यू पुट करोगे, और आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग E की वैल्यू MSV पावर की वैल्यू आपके पास आती चली जाएगी, उनको आप प्लॉट कर लोगे इजीली, इजंट इट। तो अब आप कहोगे ये तो बड़ी अच्छी बात है, यहाँ पर हमको भाई किसी एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रम रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा कोई आपसे पूछे कि भाई इस वाइन रेडिएशन लॉ को यूज़ करके 8000 केल्विन पे आप ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रम बताओ, तो आपने करना क्या है, आप 2 कॉलम बना लें, जैसे आपने प्रैक्टिकल फाइल लिखते हैं, तो प्रैक्टिकल फाइल में भाई आपने 2 कॉलम आपने पक्का बनाए होंगे कभी न कभी, ठीक है, उनमें एक में आप X एक में Y लिखते हो, ठीक है। यहाँ पर आपने एक कॉलम में क्या भर देना है वेवलेंथ, दूसरे में आपने क्या भर देना है MSV पावर E, तो C1 C2 क्या है भाई कांस्टेंट, ठीक है।
ये निकालने का तरीका होता है, वो आपको आगे बताएंगे। ठीक है, तो आप पहले ये देखें कि मान लिया कोई आपसे पूछ रहा है 8000 केल्विन पे आप क्या बताओ भाई थ्योरेटिकल स्पेक्ट्रम ब्लैक बॉडी का। तो वाइन अब क्या करते हैं, C1 C2 की वैल्यू पुट की और टी की जगह क्या पुट किया 8000 केल्विन, और उसके बाद वेवलेंथ की वैल्यू यहाँ क्या पुट की पहले 10 नैनोमीटर। तो भाई सारे नंबर तो आ गए हमारे पास, C1 हमारे पास हमको पता है, C2 हमको पता है, टी हमने भाई 8000 भर दिया, लैम्डा हमने अब क्या भर दिया बताओ। तो अब आप जैसे आप नहीं है y इज इक्वल टू 2x+3, आप x की वैल्यू पुट करते गए तो y की वैल्यू आती चली जाया करती है और आप एक टेबल बनाया करते हो, उस टेबल को बाद में भैया आप ग्राफिकल फॉर्म में लेके आया करते। तो सिमिलरली आपने क्या करना है, आपने C1 C2 की वैल्यू पुट की, आपने t को 8000 से रिप्लेस कर दिया, अब आपने लैम्डा की वैल्यू पुट करनी है 10 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में वैल्यू पुट करते जाओ, कॉरस्पॉन्डिंग ई की वैल्यू आपके पास आ जाएंगी। तो एक कॉलम में आपने क्या भर दी वेवलेंथ, एक में आपने क्या भर दिया एनर्जी, और उन दोनों को फिर आपने भी प्लॉट कर दिया। ठीक है, तो ऐसे आप उसका थ्योरेटिकल स्पेक्ट्रम मालूम कर सकते हो। ठीक, अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ वाइन रेडिएशन लॉ। अब वाइन्स रेडिएशन लॉ की भाई सिग्निफिकेंस क्या है, तो भाई पहली सिग्निफिकेंस तो क्या है इसकी कि इसने पूरे का पूरा स्पेक्ट्रम क्या कर दिया प्रिडिक्ट। हालांकि उसके अंदर कुछ दिक्कत है भी वो आपको भी मालूम पड़ेगा। मान लिया कि ये जो सॉलिड लाइन आपको नजर आ रही है, ये आप क्या मान लो कि भाई ये 8000 केल्विन पे ब्लैक बॉडी का एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रम है। अब आपने क्या किया, अब आपने भाई अपनी 10वीं क्लास की तरह आपने एक टेबल बनाई, उसमें क्या बोल 2 कॉलम बनाए, एक कॉलम में क्या लिखा वेवलेंथ, दूसरे कॉलम में आपने क्या लिखा एमिसिव पावर। ओके, और उसके बाद भाई टी आपने यहाँ पर पुट कर दिया 8000, C1 C2 पुट कर दिया। अब वेवलेंथ आपने पुट की भाई पहले आपने पुट की 10 नैनोमीटर, 11 12 13 14 15 16 17 ऐसे भी पुट करते गए और कॉरस्पॉन्डिंग एमिसिव पावर की वैल्यू आती चली गई। तो दोनों कॉलम भर जाएंगे। फिर आप क्या कहोगे, इतनी वेवलेंथ पे इतनी एमिसिव पावर, इतनी वेवलेंथ पे इतनी एमिसिव पावर, इतनी वेवलेंथ पे इतनी एमिसिव पावर। ठीक है, फिर आपने उसको प्लॉट कर दिया तो ये डैश्ड लाइन आएगी आपके पास। तो ये है वाइन की प्रिडिक्शन, ये है ब्लैक बॉडी का थ्योरेटिकल स्पेक्ट्रम फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। और ये सॉलिड लाइन क्या है, ये है ब्लैक बॉडी का एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रम। तो आपने भैया आपको नजर आ रहा होगा कि शॉर्टर वेवलेंथ पे तो डैश्ड लाइन और सॉलिड लाइन आपस में बिल्कुल मर्ज किए हुए हैं, और देखो यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, लेकिन हायर वेवलेंथ पे इनके अंदर थोड़ा डिफरेंस है। यानी कि वाइन रेडिएशन लॉ की जो प्रिडिक्शन है वो थोड़ी डेविएट कर रही है। समझे मेरी बात, आप खुद देखें कि इस वेवलेंथ पे वाइन ने क्या बोला, इतनी निकलनी चाहिए एमिसिव पावर, ये होनी चाहिए भाई, एक्सपेरिमेंटली ज़्यादा आई। तो एक बारी भाई ये देखें आप दूसरे टेम्परेचर्स पर। अच्छा यहाँ पर आगे भाई, यहाँ पर ये रेलिगजिन की प्रिडिक्शन भी शो कर रखी है। तो ये जो ग्रीन है ये देखो 4 5 6 7, ये जो ग्रीन सॉलिड लाइन है ये भाई 4000 पे ब्लैक बॉडी का एक्सपेरिमेंटल, ये 5000 पे, ये है भैया आपका 6000 पे, और ये जो ब्लू लाइन है ये आपका भैया ऐसे आएगा यहाँ पर ऊपर जाके, ये आपका है 7000 पे। तो आप ये देखिए, और हर एक सॉलिड लाइन के नीचे एक डैश लाइन है। ठीक है ना, तो ये ब्लू डैश लाइन क्या है वाइन की प्रिडिक्शन, ये क्या पिंक डैश लाइन क्या है भाई बताओ वाइन की प्रिडिक्शन, ये डैश लाइन क्या है वाइन की प्रिडिक्शन, ये ग्रीन डैश लाइन क्या है वाइन की प्रिडिक्शन। तो ये डैश तो आपको साफ नजर आ रहा है कि हर एक सॉलिड लाइन के साथ जो डैश लाइन है वो लोअर वेवलेंथ रीजन में तो वही डैश लाइन नजर भी नहीं आ रही, क्योंकि वो सॉलिड लाइन के बिल्कुल नीचे है। यानी कि वाइन ने शॉर्टर वेवलेंथ रीजन में ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को एग्जैक्टली कर दिया प्रिडिक्ट। वो तो वही दिक्कत कहाँ आती है लॉन्गर वेवलेंथ रीजन में, डेविएशन है लेकिन ज़्यादा नहीं है। और ये है भाई रेलिगजिन की प्रिडिक्शन, वो आगे आएगा आपका। देखो एक अच्छी बात तो ये है कि भाई इसने पूरे के पूरे स्पेक्ट्रम को किया प्रिडिक्ट। हाँ, हालांकि ये बात अलग है कि लॉन्गर वेवलेंथ रीजन में एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रम से डेविएट कर रहा है ये, लेकिन क्या बोलते हैं पूरा स्पेक्ट्रम प्रिडिक्ट तो कर दिया एटलीस्ट, और डेविएशन भी ज़्यादा नहीं है। तो वाइन का ये भाई बहुत ज़्यादा एक रिवोल्यूशनरी उनका एक रिजल्ट था। उसके बाद भाई हम चलते हैं दूसरी सिग्निफिकेंस के ऊपर, वाइन रेडिएशन लॉ की सेकंड सिग्निफिकेंस, ये भाई लैम्डा मैक्स निकालना। क्योंकि जो वाइन डिस्प्लेसमेंट लॉ था वो क्या था भाई कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो लैम्डा मैक्स घटेगा। ये बात आप यहाँ से ही मालूम कर सकते हो। कैसे? आपको ये बात तो पता है भाई कि इस स्पेक्ट्रम के अंदर देखो पहले तो एमिसिव पावर बढ़ती है विद वेवलेंथ, जब आप इस रीजन में पहुँचते हो तो एमिसिव पावर तो वेवलेंथ तो बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर
स्लोप क्या होता है 0, मैक्सिमा पे स्लोप क्या होता है भाई 0, और स्लोप क्या होता है डिफरेंशिएशन, यानी कि वेवलेंथ बढ़ती है तो पहले तो स्लोप बढ़ता 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 क्या हो गया मैक्सिमम, और मैक्सिमम पे स्लोप क्या हो गया 0। अरे फिर वेवलेंथ बढ़ती है तो एमएससी पावर घटती है, उसके अंदर स्लोप बढ़ता 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 मैक्सिमम और घटता 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 0 हो जाएगा। तो पहले तो स्लोप बढ़ता है, उसके बाद स्लोप घटता है, यहाँ जाके स्लोप 0 होता है, उसके बाद स्लोप बढ़ता है यहाँ तक नेगेटिव स्लोप, और फिर भाई स्लोप घटता है। तो आप ये बताओ कि मैक्सिमा पे स्लोप क्या होता है 0, और स्लोप क्या होता है डिफरेंशिएशन। तो मैक्सिमा और मिनिमा पे स्लोप 0 होते हैं, और स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन, यानी कि मैक्सिमा और मिनिमा पे डिफरेंशिएशन 0 होता है, यानी कि जहां पर डिफरेंशिएशन 0 होगा वहां पर क्या होंगे मैक्सिमा और मिनिमा। अब इस चीज को आपने यूज करना है यहां पर। तो वाइन रेडिएशन लॉ के अंदर अगर मैं ये पता कर सकूं कि एमएससी पावर के अंदर स्लोप 0 किस वेवलेंथ पे है तो मैक्सिमा आ जाएगा ना। तो भाई मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकलते हैं, डिफरेंशिएशन। तो आपने क्या किया भाई, इसमें आपने एमएससी पावर को डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, और जो भी आया ये आएगा डिफरेंशिएशन, इसको आपने इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया। फिर लैम्डा के लिए आपने इसको सॉल्व कर लिया, तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या आई हमारे पास, यानी कि लैम्डा के अलावा हर चीज़ फिर आपने दूसरी तरफ फेंक देनी है। तो भाई उस साइड क्या बचेगा, टेम्परेचर एंड दिस कांस्टेंट, ये फिर से क्या गया हमारे पास वाइन रेडिएशन लॉ, यानी कि लैम्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, तो ये भी आ गया, यानी कि वाइन रेडिएशन लॉ से ही क्या आ गया, वाइन डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है, अब देखते हैं इसकी भाई थर्ड सिग्निफिकेंस। अब आप कहोगे भाई क्या वाइन ने स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ को भी एक्सप्लेन किया, क्योंकि भाई स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ को तो वाइन डिस्प्लेसमेंट लॉ ने भी क्या कर दिया था एक्सप्लेन, तो वाइन रेडिएशन लॉ को भी इसको एक्सप्लेन करना चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे करेगा। अब आप ये देखें कि टोटल एमएससी पावर कैसे निकालते हैं। आपको पता है एमएससी पावर किसका फंक्शन होती है, वेवलेंथ और टेम्परेचर का। लेकिन अच्छी बात क्या है कि वाइन ने आपको उस एमएससी पावर का वेवलेंथ और टेम्परेचर डिपेंडेंट जो एक्सप्रेशन है वो पूरा एक्सप्रेशन बता रखा है। हालांकि वो पूरी तरह ठीक नहीं है, लेकिन आपके पास कुछ एक्सप्रेशन तो है भाई। तो टोटल एमएससी पावर कैसे निकालेंगे, उस एक्सप्रेशन को आप क्या करो भाई, पूरे वेवलेंथ डोमेन पे आप क्या कर दो इंटीग्रेट, तो आपके पास क्या जाएगी टोटल एमएससी पावर एट दैट टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए आप एमएससी पावर के एक्सप्रेशन को आप क्या करो भाई इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास, तो आप यहाँ बताओ, यहाँ आप बताओ भाई वाइन रेडिएशन लॉ ने ई लैम्डा क्या बताया है, वाइन रेडिएशन लॉ ने एमएससी पावर बताओ क्या बताइए, इसको आपने इंटीग्रेट किया। अब इसको भी बिल्कुल वैसे इंटीग्रेट करना है, आपने लैम्डा टी आपने क्या मान लेना है एक्स, तो लैम्डा टी को आपने किससे रिप्लेस कर दिया एक्स से, लैम्डा टी आपने माना तो लैम्डा क्या होगा एक्स बाई टी, और डी लैम्डा क्या होगा डी एक्स बाई टी। यानी डी लैम्डा को इस फॉर्मूले में अब लैम्डा को तो आप रिप्लेस कर दोगे एक्स बाई टी से, और डी लैम्डा को आप रिप्लेस कर दोगे भाई डी एक्स बाई टी से, रिप्लेस किया हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब इस टी से ये टी कैंसिल, तो टी की पावर क्या रहेगी हमारे पास 4। अब ये एक नंबर आएगा, तो आपको साफ नजर आ रहा है कि टोटल एमएससी पावर इज प्रोपोर्शनल टू दी फोर्थ पावर ऑफ, यानी कि टोटल एमएससी पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फोर्थ पावर। ये क्या फिर से स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ आ गया ना आपको, सुन भाई।